सोचिए, एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस चल रहा है। कोर्टरूम एकदम खचाखच भरा हुआ है और बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है। बिल्कुल। और कटघरे में जो इंसान खड़ा है ना, वो कोई आम आदमी नहीं है। हाँ, उसके पास पूरी सरकारी ताकत है। बहुत रसूखदार और शक्तिशाली इंसान है वो। सारे सबूत उसके खिलाफ एकदम साफ हैं। पर वो व्यक्ति अपने दिमाग में सोच रहा है कि अरे, इस देश के कानून तो मेरी ही सरकार ने बनाए हैं, मुझे सजा आखिर कौन दे सकता है। एग्जैक्टली। लेकिन अचानक वहां बैठा एक साधारण सा जज अपना फैसला सुनाता है। और वो उस देश के सबसे शक्तिशाली इंसान को सीधे जेल भेज देता है। उसकी सारी सरकारी ताकत, उसका पूरा रसूख सब धरा का धरा रह जाता है। मतलब एक ऑर्डर पास होता है और पूरा का पूरा सिस्टम उस एक आम जज के आगे झुक जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा कौन सा जादुई सिद्धांत है जो रातों रात सबसे ताकतवर इंसान को भी एक आम नागरिक के बराबर लाकर खड़ा कर देता है। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। जब कानून पढ़ने वाले स्टूडेंट्स इस सिचुएशन को देखते हैं ना, तो उन्हें अक्सर लगता है कि ये तो बस सिंपल कानून का पालन करना है। और यहीं पर लगभग आधे से ज्यादा लोग एग्जाम में आते हुए सवाल में गलती कर बैठते हैं। ये गलती इसलिए होती है क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ एक लाइन की डेफिनेशन समझ लिया जाता है, जबकि असल में ये एक पूरा मैकेनिज्म है। राइट। तो आज हम इसी सिद्धांत को एक सिनेमैटिक कहानी की तरह स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। बिल्कुल। और देखेंगे कि कैसे ये एक अकेला सिद्धांत पूरे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को पलटने की ताकत रखता है। आप देख रहे हैं वकील साहब यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं रूल ऑफ लॉ, यानी डाइसी थ्योरी की। हाँ, जिसने मॉडर्न डेमोक्रेसी की नींव रखी। हमारे पास सोर्सेज में इसके लीगल प्रिंसिपल्स, इम्पॉर्टेंट केस लॉज और कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स का पूरा एनालिसिस मौजूद है। और मिशन एकदम क्लियर है। इस डीप डाइव के खत्म होने तक ये टॉपिक हमेशा के लिए दिमाग में लॉक हो जाना चाहिए। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं उस बेसिक कंफ्यूजन से जहां सबसे ज्यादा लोग अटक जाते हैं। रूल ऑफ लॉ आखिर कॉन्सेप्चुअली है क्या? इसे समझने के लिए हमें एक और सिचुएशन इमेजिन करनी होगी। सोचिए, एक आम नागरिक रात को अपने घर में सो रहा है। अचानक पुलिस उसके घर का दरवाजा तोड़कर अंदर आती है और बिना किसी वारंट, बिना किसी लीगल पेपर या अथॉरिटी के सिर्फ अपनी मर्जी से उसे उठाकर ले जाती है। अच्छा। और जब पूछा जाता है कि किस कानून के तहत अरेस्ट किया, तो जवाब मिलता है, हमारी मर्जी। बाप रे! अगर इस लॉजिक से देखें तो ये एक आर्बिट्रेरी पावर यानी मनमानी ताकत का इस्तेमाल हुआ। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब जैसे क्रिकेट के गेम में अगर एम्पायर अचानक से नए रूल्स बनाने लगे और कहे कि अब से 3 रन का छक्का होगा, तो पूरा गेम ही बेकार हो जाएगा ना। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। अंपायर बॉस नहीं है, रूल बुक बॉस है। क्या रूल ऑफ लॉ का कोर इनसाइट भी यही है? हाँ, रूल ऑफ लॉ का सीधा सा मतलब यही है कि कानून की सर्वोच्चता, ना कि किसी व्यक्ति की। चाहे वो स्टेट हो यानी सरकार और उसके ऑफिशियल्स, या फिर कोई आम सिटीजन, सब उस रूल बुक के अंदर आते हैं। राइट। सरकार का कोई भी एक्शन किसी ऑफिसर के विम या मर्जी पर आधारित नहीं हो सकता। उसे किसी न किसी एस्टैब्लिश्ड लीगल फ्रेमवर्क से अपनी पावर डिराइव करनी होगी। लेकिन एक सेकंड रुको। क्या? ये डाउट तो हमेशा दिमाग में आता है। क्या डाउट? अगर सिस्टम बनाने वाले, कानून लिखने वाले ही सरकार में बैठे हैं, तो क्या वो कल को रूल बुक बदलकर उसमें लिख नहीं सकते कि पुलिस किसी को भी कभी भी अरेस्ट कर सकती है? ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। मतलब कानून को सबसे ऊपर कैसे मान लें जब उसको इंसान ही अपनी पावर बढ़ाने के लिए लिख सकता है? और यही पर आकर पुराने जमाने का रूल बाय लॉ और मॉडर्न रूल ऑफ लॉ अलग हो जाते हैं। अच्छा, रूल बाय लॉ और रूल ऑफ लॉ अलग है। बिल्कुल। एक तानाशाह भी कानून बनाकर उस पर शासन कर सकता है, जिसे रूल बाय लॉ यानी कानून के द्वारा शासन कहते हैं। लेकिन हम यहाँ रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, जहाँ कानून खुद सुप्रीम है। और इस फिलॉसफी को एक सिस्टमैटिक आधार दिया था एवी डाइसी ने। एवी डाइसी? हाँ, उन्होंने समझाया कि कानून ऐसा होना चाहिए जो आर्बिट्रेरी पावर को रोके। सरकार पावर का यूज सिर्फ उन्हीं लिमिट्स में कर सकती है जो पहले से तय हैं, और वो लिमिट सब पर बराबर लागू होंगी। राइट? एकदम सही। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। एग्जाम में अक्सर रूल बाय लॉ और रूल ऑफ लॉ के बीच का डिफरेंस पूछा जाता है और लोग दोनों को सेम समझ लेते हैं। तो मेमोरी में इस कॉन्सेप्ट को लॉक करने के लिए एक कीवर्ड दिमाग में आना चाहिए, कानून ही बॉस है। कानून ही बॉस है, बिल्कुल।
मतलब जब पावर मनमानी न होकर एक निष्पक्ष रूल बुक से चले तभी वो रूल ऑफ लॉ है। सही कहा। इसी कॉन्सेप्ट को और डीपली समझने के लिए हमें उस बेस तक जाना होगा जो एवी डाइसी ने 1885 में अपनी किताब इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ एवी डाइसी या एवी डाइसी का सिद्धांत कहते हैं। इस डॉक्ट्रिन को हमेशा लॉ का फाउंडेशन क्यों माना जाता है? क्योंकि डाइसी ने इंग्लिश लीगल सिस्टम को गहराई से ऑब्जर्व किया और इस थ्योरी के 3 एसेंशियल एलिमेंट्स बताए थे। 3 एलिमेंट्स? हाँ, ये 3 प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो एक चेन की तरह जुड़े हुए हैं। अगर इनमें से एक भी टूटा तो रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाता है। ओह, तो इस चेन का पहला एलिमेंट क्या है? पहला है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, यानी कानून की सर्वोच्चता। इसका सीधा अर्थ है कि रेगुलर लॉ की एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी होनी चाहिए। मतलब किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास वाइड आर्बिट्रेरी या डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं हो सकती। इसको अगर रिलेट करें तो इसका मतलब है कि सरकारी अधिकारी अपने डिस्क्रेशन यानी अपने विवेक के नाम पर किसी नागरिक के अधिकार नहीं छीन सकता। हर एक्शन जस्टिफाई होना चाहिए। बिल्कुल। और इस चेन का दूसरा हिस्सा है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष समानता। अच्छा। इसका बेसिक प्रमाइस ये है कि लॉ सबके लिए एक बराबर होना चाहिए, चाहे देश का प्राइम मिनिस्टर हो, एक बड़ा पुलिस ऑफिसर हो या एक साधारण किसान, सब बराबर है। हाँ, डाइसी का मानना था कि किसी भी क्लास ऑफ पीपल के लिए स्पेशल एग्जेम्पशंस या स्पेशल कोर्ट्स नहीं होने चाहिए। हर इंसान सेम ऑर्डिनरी कोर्ट्स के सामने सेम कानून के तहत अकाउंटेबल होगा। एक सेकंड, यहाँ एक इंटरेस्टिंग पुशबैक बनता है। बताइए। तीसरे प्रिंसिपल पर आने से पहले अगर मैं इसको रैशनली देखूं, अगर सब लोग एग्जैक्टली इक्वल हैं, तो एक पुलिस वाले के पास मुझे अरेस्ट करने की पावर क्यों है और मेरे पास उसको अरेस्ट करने की पावर क्यों नहीं है? ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। मतलब क्या स्टेट मशीनरी को फंक्शन करने के लिए थोड़ी अलग पावर नहीं चाहिए? ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है और आगे चलकर हम देखेंगे कि इसी एग्जैक्ट सवाल ने ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव जैसे अलग सिस्टम को जन्म दिया। अच्छा। पर डाइसी के कॉन्टेक्स्ट में उनका लॉजिक ये था कि पुलिस वाले के पास अरेस्ट करने की पावर जरूर है, लेकिन वो पावर उसने कानून से ली है, अपने आप से नहीं। समझ रही हूँ। और अगर वो उस पावर का गलत इस्तेमाल करता है तो वो एक आम नागरिक की तरह ही कोर्ट में ट्रायल फेस करेगा, उसके लिए कोई वीआईपी बचाव नहीं होगा। समझ गया। अब आते हैं उस तीसरे पिलर पर जो शायद सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। इसका क्या मतलब है? ये प्रिंसिपल थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट मांगता है। डाइसी ने कहा कि सिटीजन्स के राइट्स का प्रोटेक्शन किसी बड़ी सी किताब या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देने से नहीं होता। तो फिर कैसे होता है? उनका प्रोटेक्शन एक्चुअली कोर्ट्स के कंटिन्यूअस डिसीजन से होता है। ओह। इंग्लैंड में कोई एक सिंगल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। वहां लोगों के अधिकार कोर्ट्स के जजमेंट्स और कॉमन लॉ से इवॉल्व हुए थे। इसलिए डाइसी का मानना था कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी ही असल में उन राइट्स की गारंटी है। अगर मैं सिंपल भाषा में इंटरप्रेट करूं तो क्या डाइसी के हिसाब से राइट्स को पेपर पे लिखना बेकार है अगर उनको एनफोर्स करने वाले कोर्ट्स ताकतवर नहीं हैं? पूर्ण रूप से। डाइसी की फिलॉसफी के हिसाब से जुडिशियल प्रेसिडेंट्स ही उन राइट्स को प्रैक्टिकली जिंदा रखते हैं। सिर्फ पेपर पर गारंटी दे देना काफी नहीं है। एक स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहिए जो आम आदमी के लिए उन राइट्स को एक्चुअली ग्राउंड लेवल पर प्रोटेक्ट कर सके। अब ध्यान दीजिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी टिप है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन रूल ऑफ लॉ विद डाइसी प्रिंसिपल्स। बिल्कुल। वहां पर इन तीनों प्रिंसिपल्स, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ और प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट को इसी ऑर्डर में एक्सप्लेन करना होता है। और ये सीक्वेंस ये बताता है कि पहले कानून सबसे ऊपर होगा, फिर उस कानून के आगे सब बराबर होंगे और आखिर में कोर्ट्स उस कानून को बचा कर रखेंगे। ये तीनों प्रिंसिपल्स डाइसी के कॉन्सेप्ट को एक सॉलिड बेस देते हैं। पर अब आता है लीगल हिस्ट्री का सबसे बड़ा ट्विस्ट। हाँ, क्योंकि डाइसी की ये फिलॉसफी तो 19वीं सदी के इंग्लैंड के लिए थी। तो आज के मॉडर्न भारत के संविधान में रूल ऑफ लॉ कैसे इम्प्लीमेंट होता है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। ट्विस्ट इसलिए बड़ा है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्सेज को डिटेल में पढ़ने पर एक बहुत अजीब चीज पता चलती है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में रूल ऑफ लॉ शब्द एक्सप्लिसिटली यानी साफ साफ
मेंशन ही नहीं किया गया है। एक शब्द भी नहीं है। हाँ, फिर भी इस देश का पूरा लीगल फ्रेमवर्क इसके बिना एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। ये कैसे मुमकिन है? यही कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की खूबसूरती है। एक्सप्लिसिटली लिखा ना होने के बावजूद ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर माना जाता है। बेसिक स्ट्रक्चर। इसे समझने के लिए हमें लॉ की 2 लेयर्स को ब्रेक डाउन करना होगा, फॉर्मल रूल ऑफ लॉ और सब्सटैंटिव रूल ऑफ लॉ। अच्छा, फॉर्मल और सब्सटैंटिव। हाँ, डाइसी की अप्रोच काफी हद तक फॉर्मल थी, पर भारत ने इसमें सब्सटैंटिव स्पिरिट डाल दी है। इन दोनों को एक एनालॉजी से समझने की कोशिश करते हैं। क्या हम फॉर्मल रूल ऑफ लॉ को रेलवे स्टेशन के एक स्ट्रिक्ट टिकट चेकर की तरह देख सकते हैं? कैसे? वो चेकर सिर्फ ये देखता है कि आपके पास टिकट है या नहीं, उस टिकट को खरीदने की प्रोसेस क्या थी, ट्रेन का सफर लंबा और तकलीफदेह है या नहीं, इससे उसे कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ रूल फॉलो करवाता है। ये एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है। फॉर्मल अप्रोच सिर्फ प्रोसीजर यानी प्रक्रिया पर फोकस करता है। उसका मेन सवाल यही होता है कि स्टेट ने जो एक्शन लिया क्या उसके पीछे कोई कानून पास किया गया था या नहीं। अगर कानून पास हुआ था तो प्रोसीजर करेक्ट है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा खतरा छिपा है। अगर कानून खुद ही अत्याचारी हो तो फॉर्मल रूल ऑफ लॉ उसे भी वैलिड मान लेगा। और वही एंट्री होती है सब्सटैंटिव रूल ऑफ लॉ की, जिसे हम एक काबिल डॉक्टर की तरह देख सकते हैं, जो न सिर्फ ये देखेगा कि दवाई सही वक्त पर दी गई या नहीं, बल्कि ये भी टेस्ट करेगा कि उस दवाई का फॉर्मूला खुद पेशेंट के लिए सेफ है या नहीं। एकदम सही दिशा में जा रहे हैं आप। इंडियन जुडिशरी सब्सटैंटिव रूल ऑफ लॉ को फॉलो करती है। इसका मतलब है कि सिर्फ कानून का होना और प्रोसीजर का फॉलो होना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। जो कानून बनाया गया है उसके अंदर का कंटेंट जस्ट, फेयर और रीजनेबल होना चाहिए। यानी कानून को खुद निष्पक्ष, न्यायिक और तार्किक होना पड़ेगा। हाँ, अगर कानून अनरीजनेबल है तो कोर्ट उसे रद्द कर देगा। तो भारत के संविधान में ये पावर एक्सप्लिसिटली आती कहां से है? इसका आधार सीधे 2 सबसे ताकतवर आर्टिकल से निकल कर आता है। पहला है आर्टिकल 14, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की गारंटी देता है। आर्टिकल 14 ये इंश्योर करता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं और क्लास लेजिस्लेशन नहीं होगा। और दूसरा है आर्टिकल 21, जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नेचुरल जस्टिस का एनवायरनमेंट बनता है, जिसमें फेयर हियरिंग और बायस फ्री डिसीजन जरूरी हो जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए याद रखने की एक विजुअल ट्रिक मैं देती हूँ ऑडियंस को। जब भी भारत का रूल ऑफ लॉ पूछा जाए तो 14 + 21 का कॉम्बिनेशन दिमाग में फ्लैश होना चाहिए। 14 + 21, बिल्कुल। ये दोनों आर्टिकल्स ही वो इंजन है जो इस पूरे डॉक्ट्रिन को ड्राइव करते हैं। और इस डॉक्ट्रिन को रियल दुनिया में टेस्ट करने के लिए जुडिशियल केसेस की हिस्ट्री समझना सबसे जरूरी है। क्योंकि बिना हिस्ट्री के कानून सिर्फ पेपर के पन्नों तक सिमट कर रह जाता है। सही बात है। केसेस ही बताते हैं कि जब पावर और सिटीजन के बीच टकराव होता है तो लॉ प्रैक्टिकली कैसे बिहेव करता है। तो अब हम चलते हैं केस लॉ स्टोरी मोड में। हम इन 3 अहम मुकदमों को डिटेल में समझेंगे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को रियल दुनिया में परिभाषित किया। पूरा ध्यान याद देना चाहिए सबको, क्योंकि यहाँ लॉजिक और पॉलिटिक्स दोनों का अल्टीमेट क्लैश होता है। पहला लैंडमार्क केस है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। इस केस का बैकग्राउंड बहुत इंटेंस था। सवाल उठा था कि क्या देश की संसद यानी पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने यानी उसमें बदलाव करने की अनलिमिटेड ताकत है? क्या पार्लियामेंट आर्टिकल 368 का यूज करके संविधान का पूरा रूप ही बदल सकती है? 13 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस पर विचार किया। और इस केस ने एक ऐसा शील्ड तैयार किया जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। हाँ, कोर्ट ने एक नया सिद्धांत दिया, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड जरूर कर सकती है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। अच्छा। और इस बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर रूल ऑफ लॉ एक सबसे बड़ा स्तंभ है। यानी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ की इस सुप्रीमेसी को खत्म नहीं कर सकता। इसका मतलब कानून को उसकी सबसे ऊंची गद्दी से कोई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली सरकार भी हटा नहीं सकती? बिल्कुल नहीं हटा सकते। अब आते हैं एक और ऐसी स्टोरी पर जहां सबसे बड़ी ताकत का टकराव सीधे लॉ से हुआ था। इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण 1975। ये केस तब सामने आया जब देश का पॉलिटिकल माहौल बहुत गर्म था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन मैल प्रैक्टिसेस के चलते उस वक्त की प्रधानमंत्री का इलेक्शन इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था।
इसके काउंटर में 39वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया, जिसका एक स्पेसिफिक क्लॉज ये कहता था कि प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर के इलेक्शन डिस्प्यूट्स को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। एक सेकंड सोचो, ये तो वही क्रिकेट वाली बात हो गई कि अंपायर को गेम से बाहर निकाल दिया गया ताकि कोई फाउल ना दे सके। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। अगर कोर्ट्स उस डिस्प्यूट को रिव्यू ही नहीं कर सकते तो फिर लॉ सुप्रीम कहाँ पहा? और इसी लॉजिक पर सुप्रीम कोर्ट ने उस अमेंडमेंट के उस स्पेसिफिक क्लॉज को रद्द कर दिया। कोर्ट ने क्लियर किया कि जुडिशियल रिव्यू और रूल ऑफ लॉ आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आप आर्बिट्रेरी तरीके से किसी एक ऑफिस को लॉ और कोर्ट्स के रिव्यू से पूरी तरह बाहर कर देते हैं तो वो रूल ऑफ लॉ का वायलेशन है। राइट। ये इस बात का प्रूफ था कि स्टेट चाहे कितना भी पावरफुल हो, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस नहीं कर सकता जो सबको लॉ के दायरे से बाहर कर दें। अब आते हैं तीसरे और बेहद दिलचस्प केस पर, जिसने रूल ऑफ लॉ की डेफिनेशन में एक नई जान फूंक दी। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचिए, एक सिटीजन जिसे फॉरेन ट्रैवल करना है, अचानक गवर्नमेंट उसका पासपोर्ट जब्त कर लेती है। जब सिटीजन पूछती है कि वजह क्या है, तो जवाब मिलता है पब्लिक इंटरेस्ट, और ना तो उन्हें अपनी बात रखने का फेयर मौका दिया जाता है, ना ही रीजन प्रॉपर्ली बताया जाता है। मतलब बिना सुने पासपोर्ट ले लिया। तो सरकार का आर्गुमेंट था कि पासपोर्ट एक्ट में प्रोविजन है, यानी प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ फॉलो किया गया है। अच्छा। तो फॉर्मली देखा जाए तो एक्शन लीगल लग रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में आकर सब्सटेंटिव रूल ऑफ लॉ को जागृत कर दिया। कोर्ट ने आर्टिकल 21 का दायरा बेहद बड़ा कर दिया। मतलब कोर्ट ने पूछा कि क्या सिर्फ कोई भी लॉ बना देना काफी है या उस लॉ को फेयर होना भी जरूरी है? एग्जैक्टली। कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया कि किसी की पर्सनल लिबर्टी छीनने का जो कानून और प्रोसीजर है उसे फेयर, जस्ट और रीजनेबल होना ही पड़ेगा। अगर प्रोसीजर आर्बिट्ररी या मनमाना है तो वो आर्टिकल 21 के तहत इनवैलिड हो जाएगा। इसी केस ने नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल, खासकर ऑडी ऑल्ट्रम पार्टिम यानी दोनों पक्षों को सुनने के अधिकार को रूल ऑफ लॉ का हिस्सा बना दिया। तो जब एग्जाम में या किसी लीगल डिबेट में मॉडर्न इंटरप्रिटेशन पूछा जाए तो इन्हीं 3 केसेस का कॉम्बिनेशन सबसे सॉलिड आर्गुमेंट बनता है। बिल्कुल। केशवानंदा भारती ने बेसिक स्ट्रक्चर को लॉक किया, राजनारायण केस ने आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव पावर पर लगाम लगाई, और मेनका गांधी केस ने प्रोसीजर को फेयर और रीजनेबल बनाया। और ये तीनों मिलकर भारत के रूल ऑफ लॉ को दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क्स में से एक बनाते हैं। और ये सब पॉसिबल हुआ जुडिशियल रिव्यू की वजह से। हाँ, डाइसी ने जो तीसरा प्रिंसिपल दिया था, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, वो यहाँ पूरी तरह सच साबित होता है। अगर इंडिपेंडेंट कोर्ट्स ना होते जो इन एग्जीक्यूटिव एक्शंस को चैलेंज कर सकें, तो रूल ऑफ लॉ सिर्फ पेपर पे ही रह जाता। ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव इंडियन सिस्टम में तो हमने कोर्ट्स की अल्टीमेट पावर और सबके लिए इक्वालिटी देख ली, लेकिन क्या हर डेमोक्रेटिक देश में ऐसा ही होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम फ्रांस की बात करें तो वहां का सिस्टम हमारे रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से चुनौती देता है। एडमिनिस्ट्रेटिव, जो कि फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का हिस्सा है, एक बिल्कुल ही अलग फिलॉसफी पर काम करता है। जहां इंग्लैंड और इंडिया में रूल ऑफ लॉ सबको एक बराबर मानता है, वहां फ्रांस का अप्रोच अलग है। लेकिन एक बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है यहाँ। क्या? अगर डाइसी का रूल ऑफ लॉ कहता है कि सब इक्वल है, तो फ्रांस जैसे देश में सरकारी ऑफिशियल्स के लिए अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट क्यों रखे गए? ये बहुत वाजिब सवाल है। क्या ये उन ऑफिशियल्स को एक आम नागरिक से ऊपर नहीं रख देता, या इसके पीछे कोई अलग हिस्टोरिकल लॉजिक है? इसके पीछे पूरा एक हिस्टोरिकल एवोल्यूशन है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान और उसके बाद आम नागरिकों और प्रशासन का पुराने एरिस्टोक्रेटिक जजेस और ऑर्डिनरी कोर्ट से भरोसा उठ गया था। अच्छा। उन्हें लगता था कि अगर ऑर्डिनरी जजेस सरकारी कामों में दखल देंगे तो सरकार ठीक से पब्लिक वेलफेयर के काम नहीं कर पाएगी। इसलिए उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर्स का एक नया वर्जन अपनाया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने तय किया कि ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट्स सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसकी जगह सरकारी और प्रशासनिक डिस्प्यूट्स के लिए एक अलग जुडिशियल हायरार्की बनाई गई, जिसे काउंसिल दी एटाट लीड करता है। इसका मतलब वहां स्टेट और आम सिटीजन के बीच के झगड़े ऑर्डिनरी कोर्ट में नहीं सुने जाते? बिल्कुल नहीं। अगर मैं इसको सिंपल पॉइंट्स में ब्रेक डाउन करूं तो जब भी एग्जाम में डिस्टिंग्विश बिटवीन रूल ऑफ लॉ एंड ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव पर टेबल आती है, वहां 4 मेजर एरियाज पर फोकस करना पड़ता है। हाँ। पहला है ओरिजिन। ओरिजिन क्लियर है। रूल ऑफ लॉ इंग्लैंड के कॉमन लॉ सिस्टम से इमर्ज हुआ, जबकि ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव
फ्रांस के सिविल लॉ सिस्टम और उनके रेवोल्यूशन के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से निकला। दूसरा पॉइंट है इक्वालिटी। रूल ऑफ लॉ कहता है कि सब ऑर्डिनरी लॉज के आगे इक्वल हैं। और ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव कहता है कि स्टेट के पास प्रशासन चलाने के लिए कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस हैं। इसलिए वो आम कॉन्ट्रैक्ट लॉज से रेगुलेट नहीं हो सकते। तीसरा है कोर्ट्स। इंग्लैंड और इंडिया में चाहे सरकार हो या सिटीजन, दोनों ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट्स में जाते हैं, लेकिन फ्रांस में ऑर्डिनरी कोर्ट्स अलग हैं और सरकार के खिलाफ केसेस सुनने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स बिल्कुल अलग ऑपरेट करते हैं। और चौथा और सबसे अहम पॉइंट, फोकस। हाँ, रूल ऑफ लॉ का पूरा फोकस इंडिविजुअल राइट्स यानी नागरिक की स्वतंत्रता को आर्बिट्ररी स्टेट एक्शन से बचाने पर है। राइट। वहीं ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव का मेन ऑब्जेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी यानी सरकारी काम को बिना ऑर्डिनरी कोर्ट के हिंड्रेंस के स्मूथली चलाने पर फोकस करना है। हालांकि वो भी अब सिटीजन्स को प्रोटेक्शन देता है। तो ये कंपैरिजन देखकर समझ आता है कि दुनिया में स्टेट और इंडिविजुअल के रिलेशन को बैलेंस करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन इंटेंशन दोनों जगह चेक्स एंड बैलेंसेस रखने का ही होता है। बिल्कुल सही। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को लॉक करने का वक्त आ गया है। जब रूल ऑफ लॉ दिमाग में फिट हो जाता है तो ये समझ आता है कि ये किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी की ब्रीदिंग ऑक्सीजन है। हाँ, ये पावर के मिसयूज को रोकने का सबसे असरदार फिल्टर है, जो ये तय करता है कि ताकत कानून के डंडे से चलती है, किसी व्यक्ति के अहंकार से नहीं। डाइसी की 19वीं सदी की थ्योरी से लेकर मेनका गांधी केस के सब्सटैंटिव जस्टिस तक ये फ्रेमवर्क कंटिन्यूअस इवॉल्व हुआ है। और ये सफर दिखाता है कि कानून एक जड़ा हुआ पत्थर नहीं है, बिल्कुल, बल्कि एक नदी की तरह है जो नए चैलेंजेस के हिसाब से अपना रास्ता और गहरा करती रहती है। नेचुरल जस्टिस को अकोमोडेट करना इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा है। बिल्कुल। और इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक नया थोड़ा उलझाने वाला सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ। इस पर जरूर सोचिएगा। बताइए क्या सवाल है। आज के इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपरफास्ट डेटा के दौर में जहां एडमिनिस्ट्रेशन इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है कि एल्गोरिदम्स और एआई टूल्स टैक्स ऑडिट से लेके पेरोल तक के डिसीजंस लेने में मदद कर रहे हैं, क्या डाइसी का वो ट्रेडिशनल रूल ऑफ लॉ फ्यूचर के इन इनविजिबल आर्बिट्रेरी पावर से निपटने के लिए अकेला काफी है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। मतलब जब एल्गोरिदम फेल होगा तो कानून के आगे किसको बराबर माना जाएगा? या फिर आने वाले वक्त में सब्सटैंटिव जस्टिस की डेफिनेशन को एक बार फिर से नई टेक रियलिटी के हिसाब से बदलना पड़ेगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। मुझे लगता है कि आने वाले समय में अकाउंटेबिलिटी को डिफाइन करना ही कानून का सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है। बिल्कुल। तो अगर रूल ऑफ लॉ की ये पूरी कहानी और इसके कॉन्सेप्ट्स और केस लॉज का लॉजिक आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया है, तो इस डीप डाइव को उन सभी लोगों के साथ शेयर जरूर करें जिन्हें लीगल कॉन्सेप्ट्स को डेप्थ में समझने का शौक है। और एग्जाम में भी ये बहुत काम आएगा। हाँ, तो ऐसे ही स्ट्रॉन्ग और परमानेंट मेमोरी वाले लीगल डिस्कशंस के लिए वकील साहब YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।